डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी 2027 के लिए बीजेपी ने बनाया बूथ चक्रव्यूह। 2024 की हार से लिया सबक, बूथ मैनेजमेंट पर बीजेपी का विशेष फोकस, कमजोर बूथों पर विशेष नजर। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, योगी सरकार के विकास कार्यों और दावों पर कसा तंज, बुनियादी ढांचे और शासन पर उठाए सवाल। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पोल खुलने के डर से संसद में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। राजभर ने लगाया आरोप, सपा सरकार में खुलेआम बिकते थे पेपर, सपा के शासनकाल में पैसे के दम पर मिलती थी नौकरी। रामपुर में आजम खान से जेल में मिले शिवपाल यादव, करीब 5 घंटे से अधिक वक्त तक चली मुलाकात। आजम शिवपाल मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में हलचल, 9 महीने 25 दिन से रामपुर की जेल में बंद है आजम खान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिसाब किताब के इस खास शो में एक बड़े सवाल के साथ। सवाल है कि क्या इस देश में इंसान का बीमार पड़ना कोई प्राकृतिक हादसा नहीं बल्कि एक आर्थिक अपराध बन चुका है, और अगर कोई बीमार पड़ ही जाए तो क्या अस्पताल का रास्ता जीवन रक्षा की तरफ जाता है या फिर कंगाली की दलदल की तरफ। संसद की स्थायी समिति की ताजा रिपोर्ट ने जिस तरह देश के चमचमाते कॉरपोरेट अस्पतालों और ठेके की व्यवस्था पर पर्दाफाश किया है, उसने हर आम नागरिक के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर डॉक्टर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के सामर्थ्य और पहुंच विषय पर 368 सिफारिशों वाली एक विस्तृत रिपोर्ट संसद में पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी अस्पताल में जहां इलाज का औसत चार्ज 6,331 रुपये आता है, वहीं निजी अस्पतालों में यही खर्च औसतन 5,508 रुपये यानी लगभग 8 गुना हो जाता है। सरकारी अस्पताल में प्रसव का औसत खर्च 2,299 रुपये है, जबकि निजी अस्पतालों में यह न्यूनतम 37,630 रुपये से अधिक वसूला जाता है। प्राइवेट अस्पतालों के कमरों के किराए को मनमाने ढंग से तय किया जाता है। 3 स्टार होटल से भी महंगे किराए लगते हैं। समिति ने पाया कि जनरल वार्ड से प्राइवेट रूम चुनते ही पूरे इलाज का पैकेज, डॉक्टर की विजिट फीस, आईसीयू चार्ज, ऑपरेशन थिएटर शुल्क तक 2 गुने से 3 गुने तक कर दिए जाते हैं, जबकि चिकित्सा सेवा वही रहती है। मरीजों को अस्पताल के भीतर स्थित इन हाउस फार्मेसी और स्टोर से ही दवाएं, स्टेंट या ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इन उत्पादों पर लागत मूल्य से कई गुना अधिक प्रॉफिट मार्जिन वसूल कर भारी बिल बनाया जाता है। निजी क्षेत्र में व्यावसायिक लाभ के लिए मेडिकल टेस्ट कराने और बिना चिकित्सीय जरूरत की सिजेरियन डिलीवरी कराने जैसी प्रवृत्तियां बड़े आराम से पाई जा रही हैं। जिन कॉरपोरेट अस्पतालों ने सरकार से रियायती दर पर जमीनें और सुविधाएं ली हैं, वे गरीब मरीजों के लिए आरक्षित बेड और मुफ्त इलाज के नियमों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस सरकारी अस्पताल में इलाज का औसत खर्च 6,500 रुपये बैठता है, वही इलाज जब प्राइवेट अस्पताल की दहलीज पार करता है तो 50,000 से ऊपर निकल जाता है। 3 स्टार होटल से भी ज़्यादा महंगा कमरा, केवल कमरा बदलते ही डॉक्टर की फीस से ऑपरेशन का रेट डबल हो जाना और अंदर बनी मेडिकल दुकान से मनमाने दाम पर दवाएं खरीदने की मजबूरी। आखिर ये अस्पताल हैं या सफ़ेदपोश डकैती के नए ठिकाने। आपको बता दें कि इस समिति ने सिफारिश की है कि महानगरों में सभी प्राइवेट अस्पताल का बेसिक रूम रेंट इलाके के 3 स्टार होटल के औसत किराए से अधिक नहीं होना चाहिए।
कमरा बदलने पर डॉक्टर की फीस या सर्जिकल चार्ज में अनुपातिक बढ़ोतरी करने की प्रथा पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को कड़ाई से लागू करते हुए सभी प्रमुख ऑपरेशनों, पैथोलॉजी टेस्ट, आईसीयू, रूटीन चेकअप के लिए रेट की ऊपरी सीमा भी तय की जानी चाहिए। देश के सभी सरकारी और निजी पैनल वाले अस्पतालों के परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना अनिवार्य किया जाए ताकि मरीजों को 50 से 90% तक सस्ती जेनरिक दवाइयां आसानी से मिल सकें। अस्पताल में भर्ती करने से पहले मरीजों के परिजनों को इलाज का संभावित कुल खर्च लिखित में देना अनिवार्य हो। बिल में हर दवा, सर्जिकल आइटम और सर्विस का अलग अलग पारदर्शी ब्यौरा शामिल हो। दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों जैसे एम्स, सफदरजंग, आरएमएल में पड़ोसी राज्यों से आने वाली मरीजों की अत्यधिक भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर पूर्वी और उत्तरी बाहरी दिल्ली में एक नया एम्स या सैटेलाइट सर्जरी सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। जिन कॉरपोरेट अस्पतालों ने सरकार से रियायती दरों पर जमीनें और सुविधाएं ली हैं, वे गरीब मरीजों के लिए आरक्षित बेड और मुफ्त इलाज के नियमों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं, जिनका पालन कराया जाना जरूरी है। ऐसे कॉरपोरेट अस्पतालों पर तत्काल और प्रभावकारी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जान बचाने का पेशा मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ बन जाए तो फिर अस्पतालों की इस खुली मनमानी पर लगाम कौन लगाएगा? क्या सरकार का काम सिर्फ रिपोर्टें बनवाना है या फिर स्वास्थ्य माफिया पर बुलडोजर चलाना भी? इसी कड़वे और तीखे सच पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस बड़ी बहस में साथ देने के लिए हैं आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और एडवोकेट मान सिंह जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता। आलोक वत्स जी, पहला सवाल आप ही से। संसदीय समिति ने खुलासा किया है कि प्राइवेट अस्पताल 3 स्टार होटलों से भी ज़्यादा कमरे का किराया वसूल रहे हैं और इलाज में 8 गुना तक मार्जिन लेकर इलाज कर रहे हैं। केंद्र में पिछले 12 वर्षों से आपकी सरकार है। क्या कारण है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या किसी पारदर्शी प्राइस कैपिंग मैकेनिज्म को राष्ट्रीय स्तर पर निजी अस्पतालों पर सख्ती से लागू नहीं किया जा सका है? हमारी सरकार जब से आई है जी, तब से हमने बहुत सी ऐसी प्रावधान लाए हैं, ऐसे नियम लाए हैं जिससे कि गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में हो सके। इसके तहत हमने 5 लाख की बीमा, 5 लाख का इनको मेडिकल फैसिलिटी भी दिया। जेनरिक दवाइयों की अनगिनत दुकानें खोली जहां सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जेनरिक दवाओं के बारे में भी लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इस दवाई का जो है असर कम है, इसका पूरा शरीर को ये फायदा नहीं देता है, कम दाम होने की बजाय इसमें पूरे तत्व नहीं मिलाए जाते हैं। उसके अलावा आपने ठीक कहा है कि अभी तक हम लोग जो प्राइवेट अस्पताल हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वहां पर एक तरीके से हेल्थ केयर के नाम पर दुकानदारी चल रही है, जिस पर अभी हम पूरी तरीके से लगाम नहीं कस पाए। आलोक वत्स जी, आपने अगर ये बात मान ली है तो ये माना जा सकता है कि समाधान की तरफ आप बढ़ने को तैयार हैं। असल कारण क्या होता है, जब आप सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तो उस व्यवस्था में बने रहने का दम भरने लगते हैं और गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं। कम से कम आपने स्वीकार किया कि इस तरह की चीजें। आलोक वत्स जी, एक चीज और महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, उनमें डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर बाहर से आते हैं, मान लीजिए किसी महिला को बच्चा होना है तो प्राइवेट डॉक्टर को दिखाती है, वही डॉक्टर
किसी हॉस्पिटल में कंसल्ट कर लेती है, कहती है बच्चा आपके यहाँ होगा, तो वो पैकेज देते हैं, पैकेज में भी बढ़ा देते हैं बाद में रेट। यानी हॉस्पिटल तो खुले हैं लेकिन उनके पास खुद के डॉक्टर नहीं है, वो बाहर के मरीजों को इस तरीके से लेते हैं कि वो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट करके आपके पास मरीज लाए। यानी ये एक तरीके की ठेकेदारी की व्यवस्था है जी। एक एक डॉक्टर 4-4, 5-5 अस्पताल से जुड़े हुए हैं। और इस तरीके की जो आपने बात कही है बिल्कुल सत्य है कि वो डॉक्टर ऑन कॉल बुलाते हैं और उल्टे सीधे चार्ज करते हैं। पुराने जमाने में हमारी माँ और दादी बताती थी कि 90% डिलीवरी नॉर्मल होती थी, उस पर मेहनत करना पड़ता था। लेकिन आज ये ट्रेंड रिवर्स कर गया है, 90% सिजेरियन हो रहा है, गांव तक पहुंच गया ये। और वहां पर बार्गेनिंग होती है, रेट फिक्स होता है, इतने में हो जाएगा, इतने में करा दूंगा। दलाल घूमते हैं छोटे छोटे शहरों में और वो इसकी बोली लगाकर और वहां पेशेंट को ले जाते हैं। तो अभी लगाम कैसे लगेगी आलोक बस जी? आप जब सच्चाई से वाकिफ हैं तो लगाम कैसे लगेगी? नहीं, अब इसके ऊपर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार इसके प्रति सजग है। हमको लगता है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये एक तरीके से बिजनेस हाउस बन चुके हैं और इनके पास बहुत सी मशीनें हैं। अगर आप एडमिट हो जाएंगे तो हो सकता है किसी मशीन का आपको जरूरत नहीं हो, पर उसको भी आपके ऊपर लगा देंगे। आलोक जी, ईमानदार स्वीकृति है, बहुत बड़ी बात है। कम से कम आप मान रहे हैं कि सिस्टम में फ्लॉ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। एडवोकेट मान सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मान सिंह जी, कांग्रेस जिन राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या पूर्व में राजस्थान या कर्नाटक में सत्ता में रही है या है, वहाँ भी प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी दवाओं पर भारी मार्जिन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। वहाँ भी ठेके पे या कहा जाए ऑन कॉल डॉक्टर बुलाए जाते हैं, इलाज करते हैं। यानी अस्पतालों के पास अपने परमानेंट डॉक्टर भी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज ठगा हुआ महसूस करता है। इसको लेकर जवाबदेही कहाँ किसकी बनती है जी? मान सिंह जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? एडवोकेट मान सिंह जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ मौजूद है आलोक वत्स जी। क्या आलोक वत्स जी, एक बड़ा सवाल ये है कि चाहे आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये लोग वास्तव में चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं या ये जो नेक्सस है दवा माफियाओं का या निजी अस्पतालों का, वो आप लोगों से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है जी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इन माफियाओं का नेक्सस जैसे एजुकेशन माफिया है, ये उससे भी बड़ा नेटवर्क है। और ये इन चीजों को एक तरीके से अपने बस में किए हुए। नकली दवाइयां खुलेआम बिक रही हैं। गांव में तो जो दवाइयां बिक रही हैं वो मैं समझता हूँ ज्यादा नकली बिक रहा। और हर लेवल पर इनका सांठगांठ, हर लेवल पे, क्योंकि सब चीज के लिए आदमी तैनात है, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही। तो हमारी सरकार से मैं अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि वो जब इसके ऊपर सख्ती करेंगे तो इन चीजों का बहुत हद तक समाधान निकल जाएगा। और हमें साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ईएसआई हॉस्पिटल्स को भी और वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। बहुत लोड है इनके ऊपर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 1 बजे रात से लोग पर्ची कटवाने के लिए लाइन लगा देते हैं और उनके ऊपर इतनी प्रेशर है कि अगर मुझे ऑपरेशन का डेट, उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन का डेट का भी 6 महीने 8 महीने का आगे का डेट देते हैं। हो सकता है उस समय तक वो मरीज रहे ही ना, लेकिन फिर भी उस दंश को झेल रहे हैं लोग। तो यही देश का सबसे बड़ा दंश है आलोक वत्स जी। किसी भी आम नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य या
रोड सड़क ये सब विकास की योजनाएं सब चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य पे जो ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरीके से दिया जाना चाहिए, इसकी सबसे अधिक मार मध्यम वर्ग झेल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट मान सिंह जी मौजूद है। मान सिंह जी, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? जी। एंकर महोदय, पहले तो आपके समस्त दर्शकों को और पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी आपका मुद्दा है कि इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है, पिछले 10 सालों से एंकर महोदय, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये सरकार एक इंजन की नहीं, 2-2, 3-3 इंजन की सरकार। और ऐसी सरकार में स्वास्थ्य की स्थिति ये है, स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति है कि मरीजों को अस्पतालों में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जो दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अभी स्पोक्स पर्सन महोदय बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जेनरिक दवाओं का परसेप्शन। एडवोकेट मान सिंह जी, आपको बता दूं कि स्पोक्स पर्सन आलोक वत्स जी हैं और मेरा नाम डॉक्टर प्रसून शुक्ला है। जी 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 प्रसून जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि बस भाई साहब अभी बता रहे थे कि स्वास्थ्य जेनरिक दवाओं के प्रति लोगों का परसेप्शन की स्थिति ये है कि जेनरिक दवाएं भी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के दौरान लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बेहद अहम बात कर रहे हैं एडवोकेट मान सिंह जी, लेकिन यही हालात हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में और पूर्व में राजस्थान में भी बनी हुई है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चूंकि आप लेट से जुड़े हैं। सब जगह की स्थिति एक ही जैसी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त हो डॉक्टर राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की 368 सिफारिशें सामने आई हैं, देश के सामने आई हैं, जिसने निजी अस्पतालों के गोरख धंधे का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे मध्यम वर्ग की आय पर ये निजी अस्पताल डाका डाल रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मान सिंह जी और बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी। आप दोनों का स्वागत है दोबारा। एडवोकेट मान सिंह जी, मैंने जैसा आपसे बोला कि कहीं के हालात ले लिए जाए, किसी भी प्रदेश के निजी अस्पतालों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करिएगा। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये बताइए, 2014 से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग पूरे पान इंडिया में, अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों की जिम्मेदारियां हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या 2014 से जो सरकारी व्यवस्थाएं विकसित की गई थी लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उन सुविधाओं को बेहतर नहीं किया गया। जब उनको बेहतर नहीं किया गया तो उसका परिणाम ये है कि आज लोगों को निजी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है। जब निजी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है तो ये टोटल गवर्नमेंट का फेल्योर है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। आखिर आम मध्य वर्ग के जनमानस के स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। राज्य सरकार भी, जिनमें कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी निजी अस्पतालों का जो रुख है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में संसदीय समिति की रिपोर्ट आई, सुन लीजिए मान सिंह जी, उसमें ये नहीं है कि आपका है, लेकिन सवाल फिर उठता है आलोक वत्स जी आपसे। आपकी सरकार आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बताती है, लेकिन संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि आम नागरिक का अपनी जेब से होने वाला मेडिकल खर्च आज भी चिंताजनक स्तर पर है। जब अस्पताल गैर जरूरी टेस्ट और पैकेज में हेरफेर करते हैं तो क्या आयुष्मान भारत कार्डधारी मरीज भी इस मनमानी से पूरी तरह सुरक्षित हैं? जी अभी मेरे दोस्त कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सारा काम बीजेपी ने ही गड़बड़ किया हुआ है। 55 वर्ष शासन करने में इन्होंने भारत के स्वास्थ्य परंपरा को बिल्कुल सही लीक पर रखा था। आज क्या जहां जहां इनकी सरकार बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है।
मुझे लगता है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से बढ़िया आपने जो बात कही कि मैं अपनी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों पे रोक लगाई जाए। मैं डॉक्टर प्रसून, मैं इनके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ जी। इन्होंने हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि इनके यहाँ की सरकारों में स्वास्थ्य सुविधा बहुत उत्तम है, जो कि नहीं है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने खुद कहा कि आयुष्मान भारत बहुत से हॉस्पिटल तो लेते ही नहीं है, कहते हैं हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो हमें इस पर सख्ती लानी होगी और स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राइवेट से निकालकर इसको ले जाना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ। नहीं तो आम एक गरीब आदमी के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो 10-20 वर्षों के लिए वो ऋण में चला जाता है। बेहद अहम बात कह रहे हैं, कम से कम आप सच्चाई तो स्वीकार कर रहे हैं। एडवोकेट मान सिंह जी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय, सुन लीजिए मेरी बात, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय राइट टू हेल्थ बिल लाने की कोशिश हुई थी। बेहद अहम फैसला था तत्कालीन कांग्रेस सरकार का, लेकिन डॉक्टरों और प्राइवेट अस्पतालों के विरोध के बाद यह प्रभावी रूप से धरातल पर नहीं उतर पाया। नीतिगत स्तर पर विरोध से निपटने और प्राइवेट सेक्टर को बिना इलाज ठप किए जवाबदेह बनाने के लिए आपके पास क्या व्यवहारिक रोड मैप है, एडवोकेट मान सिंह जी? जी प्रसून जी, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपने एक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार के संपर्क में बात किया है। आप जिस सरकार के बारे में कहें उस सरकार के बारे में बात कर दूं। 368 पेज की रिपोर्ट है, किसी भी सरकार को दोष मुक्त नहीं किया गया है। वत्स जी ने सर मुझे जैसे वत्स जी ने कहा कि कांग्रेस की जहां सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और इन सभी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का आप मेडिकल इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से ज्यादा बेहतर है। और श्रीमान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वत्स साहब बताएं कि स्वतंत्र भारत के बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं कांग्रेस के शासनकाल में विकसित हुई, उसमें 2014 के बाद आप लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया? आज डेवलपमेंट की स्थिति ये है कि आप आयुष्मान के नाम पर की मध्य वर्ग नहीं, आप निम्न वर्ग को भी छल रहे हैं। मध्य वर्ग की तो स्थिति ये है कि मध्य वर्ग आपका जाए कहाँ, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। बावजूद कहने का मतलब उसको आप हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को सेट कर करके आप उसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं मध्य वर्ग की बात कर रहा हूं। आप मध्य वर्ग के लिए बताइए कि मध्य वर्ग के लिए 2014 के बाद से आपकी कौन सी हेल्थ स्कीम जो है वो मध्य वर्ग को सपोर्ट कर रही है? आपने क्या किया? आपके प्रदेश में संपूर्ण जहां जहां भाजपा की राज्य है वहां पर आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स को 2-2 रुपए पर एकड़ पर आपने 99 साल के लीज पर आपने जमीनें उपलब्ध करा दी हैं। तो क्या उनको जन कल्याण के लिए, हेल्थ बेनिफिट देने के लिए जनता को उनको आगे नहीं आना चाहिए? क्या आपकी सरकार को हैंडल नहीं करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को गाइडलाइंस नहीं बनानी चाहिए? क्या ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, लेकिन आपकी सरकार नहीं कर रही है। एडवोकेट मान सिंह जी, बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं आप। बीजेपी को ये सब करना चाहिए। विपक्ष का लगातार कहना है कि देश का स्वास्थ्य बजट जीडीपी का कम से कम 2.5% से 3% तक होना चाहिए। आपने अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में कई वादे किए हैं, लेकिन जब आपकी गठबंधन सरकारें जैसे कर्नाटक या हिमाचल में बजट बनाती हैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत आवंटन इस मानक तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? एडवोकेट मान सिंह जी। जी सर, आप प्रसून जी, आप जो 4 राज्य जहां पर हम हमारी पूरी फुल फ्लैश गवर्नमेंट है, उन राज्यों के स्वास्थ्य का बजट देखिए, हमेशा 3% 4% से ज्यादा नहीं है। मैं आपको आंकड़े बता दे रहा हूँ, नहीं है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप तेलंगाना का उठा के देख लीजिए, तेलंगाना का 3% का। अरे एडवोकेट मान सिंह जी, मैं आपको पूरी सूची दे दूंगा, लेकिन सवाल ये है दोषारोपण से नहीं, सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, तत्काल दुरुस्त करने की जरूरत है। संसदीय समिति की 368 सिफारिशों वाली यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का कोई कागजी पुलिंदा नहीं है, बल्कि देश के उस आम आदमी की चीख है जो अपनों के इलाज के लिए अपने घर, जमीन, गहने गिरवी रखने पर मजबूर है। यह हालात सिर्फ निजी अस्पतालों की मनमानी तक सीमित नहीं है, यह उन प्रशासनिक कमियों का भी सबूत है जो रियायती जमीनों पर बने अस्पतालों से गरीबों का हक नहीं दिलवा पा रही है। जब राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीज फर्श पर दम तोड़ने को मजबूर हों और कॉर्पोरेट अस्पताल मुनाफे की अंधाधुंध दौड़ में लगे हों,
तो सिर्फ रिपोर्टें सौंप देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर देश में जान बचाना ही आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाएगा तो फिर एक कल्याणकारी राज्य होने के तमाम दावों का भी कोई मतलब नहीं रहता। आलोक वत्स जी, हमारी भावनाओं को आप अपनी सरकार से अवगत कराएंगे, ऐसी उम्मीद है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।